हाँ तो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। दृष्टि एम्पायर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और मेरा नाम अरविंद। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि मैं आप सभी को यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। हम शुरुआत जीरो से करेंगे दोस्तों और यूपीएससी के हाईएस्ट लेवल तक को टच करेंगे हम। तो बने रहिए आप हमारे साथ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ। तो आज हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी का सिलेबस होता है, क्या योग्यताएं चाहिए होती है यूपीएससी के लिए और क्या इसका पैटर्न होता है। क्योंकि दोस्तों जब तक हमको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन करना मतलब नामुमकिन है। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो उससे पहले उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वैसे ही यूपीएससी तो इसका सिलेबस हमको पता होना चाहिए, इसके बाद में ही हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यूपीएससी के सारे सिलेबस को विस्तार पूर्वक जानेंगे और चलो शुरुआत करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संस्थान होती है दोस्तों, संस्था होती है। यह यूपीएससी की तैयार एग्जाम लेती है और इसके अंतर्गत जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे आदि पद शामिल है और उन्हीं की तैयारी करने के लिए बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो कितने चरणों में होती है दोस्तों। तो यूपीएससी की परीक्षा दोस्तों 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू दोस्तों। प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा और लास्ट में इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। तो यूपीएससी इन 3 चरणों में अपनी एग्जाम करवाती है। सबसे पहले दोस्तों प्रीलिम्स करवाती है, फिर जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मेंस का आयोजन करवाती है और आखिर में इंटरव्यू। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे कि क्या प्रीलिम्स होती है, क्या मेंस होती है और क्या इंटरव्यू होता है। तो चलो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं प्रारंभिक परीक्षा से। प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स। तो देखते हैं हम कि इसका क्या पैटर्न होता है। इसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है। टाइम दोस्तों इसका 2 घंटे का होता है और जो इसमें माइनस मार्किंग है वो 1/3 की होती है। और इसी का एक दूसरा पेपर होता है जो होता है सीसेट। एक जीएस हो गया और एक सीसेट हो गया। तो इसके सिलेबस के बारे में भी हम अभी देखेंगे और इसके सिलेबस के बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो दोनों इसमें दोस्तों 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 और ये 200 अंक का होता है और ये भी 200 अंक का होता है। 2-2 घंटे का दोनों का पेपर होता है। दोनों में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। दोस्तों जो इसका मुख्य पेपर होता है वो होता है जनरल साइंस और जो सीसेट होता है दोस्तों क्वालिफाई पेपर होता है जिसको आपको 33% अंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये देखा हमने कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य अध्ययन और एक सीसेट। तो सबसे पहले हम बिना देरी करिए देखते हैं कि सामान्य अध्ययन का जीएस का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है दोस्तों सिलेबस में अपने टेलीग्राम चैनल दृष्टि एम्पायर जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां पर मैं आप सभी को सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां से क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में दोस्तों जो सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, पहला होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, देश की और विदेश की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, करंट में होती है जो भी, वो सब घटनाएं इसमें शामिल होती है। दूसरा दोस्तों इसमें भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम सभी को देखेंगे बारी बारी कि क्या भारत का इतिहास है और क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इन सब की चर्चाएं हम जब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उस समय करेंगे। और इसमें तीसरा दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में दोस्तों 4th नंबर पे आता है भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे। ये होता है अपने पॉलिटिकल से। तो पॉलिटिकल जैसे कि हम सबसे पहले पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें हम इन सभी को बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला आता है दोस्तों
पांचवा, आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या की, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें आदि शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आखिर में इसमें बच जाता है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों इन सब से संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और अगला इसमें हमने बात की थी सीसेट की, तो सीसेट का दोस्तों इसमें सिलेबस होता है बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, और तीसरा तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा निर्णय लेना और समस्या समाधान, पांचवा सामान्य मानसिक योग्यता, और छठा आधारभूत संख्याएं, जिसके अंतर्गत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर होगा इसमें दोस्तों। और आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर इनमें होगा। तो ये देखा हमने दोस्तों यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस, और सिलेबस में आपको पीडीएफ फोरम में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप सिलेबस कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला चरण किसी हम पास कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चरण आता है इसका मेंस, अर्थात मुख्य परीक्षा। तो क्या मुख्य परीक्षा का सिलेबस होता है, क्या मेंस का सिलेबस होता है, ये सब हम अभी देखेंगे। दोस्तों मेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्वालिफाइंग पेपर, और दूसरा तो मेंस को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। पहला क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र, दूसरा मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र। दोस्तों इनके अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश आपका शामिल किया जाता है, जिसको आपको 33 25% अंक के साथ आपको यह उत्तीर्ण करना होता है। ठीक है, इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और यह होता है मेरिट लिस्ट का। इसके अंतर्गत दो पेपर होते हैं दोस्तों, एक हिंदी का और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के पेपर इसमें होते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है इसमें निबंध। जैसे कि इसमें सबसे पहले होता है निबंध, फिर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और एक दो पेपर आपके वैकल्पिक विषय के होते हैं, ऑप्शनल विषय के। तो अभी हम देखेंगे कि ऑप्शनल विषय क्या होता है और क्या इसका सिलेबस होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जिनको आप चुन सकते हो आपकी इच्छा से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो इसकी क्वालिफाइंग पेपर है पहले उनको देख लेते हैं हम। तो इसमें दो पेपर होते हैं दोस्तों, जैसे बताया था कि मैंने आपको, एक तो पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड। फर्स्ट जो कि हिंदी का, दूसरा इंग्लिश। दो पेपर होते हैं इसके अंदर। दोनों पेपरों को दोस्तों 25% अंक के साथ क्वालिफाई करना होता है। इनके अधिकतम अंक होते हैं जो 300 होते हैं दोस्तों, अर्थात आपको पासिंग के लिए इसमें 75 अंक चाहिए होते हैं, और प्रीलिम्स में 33% अर्थात 66 अंक चाहिए होते हैं उसमें। ठीक है, उसका पेपर 200 नंबर का होता है दोस्तों, इसका पेपर 300 नंबर का होता है। इसमें 25% चाहिए आपको पासिंग के लिए, और उसमें आपको 33% आपको पासिंग के लिए चाहिए होता है। तो 300 अंक का पेपर होता है, दोनों पेपर 300 अंक के होते हैं दोस्तों। 75 नंबर 25% अर्थात 75 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं इसमें। और इनकी जो समय सीमा होती है वो 3 घंटे की होती है दोस्तों। उनकी 2 घंटे की होती है प्रीलिम्स वालों की, और इनकी 3 घंटों की होती है दोस्तों। मुख्य परीक्षा मेंस के जो पेपर होंगे, टोटल 9 पेपर है इसके अंतर्गत, वो सारे लिखित में होंगे दोस्तों। कोई भी पेपर ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्म में नहीं आएंगे कि 4 में से आपको 1 चुनना है, 2 चुनना है, 3 चुनना है, उस प्रकार नहीं आएंगे। वो प्रीलिम्स में आते हैं दोस्तों। ठीक है, मेंस का होता है जो लिखित पेपर होते हैं। तो अभी हमने देखे क्या नाम है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो कि क और ख के नाम से जाना जाता है।
मेंस के, जो कि अनिवार्य विषय है, इनको 25% के साथ पास करना होता है आपको। इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट के विषय होते हैं दोस्तों, उसमें 7 पेपर करवाए जाते हैं आपके। पहला पेपर दोस्तों निबंध का होता है, निबंध का होता है। दूसरा पेपर आपका होता है जीएस फर्स्ट, जनरल साइंस फर्स्ट, सामान्य अध्ययन, ठीक है। तीसरा जीएस सेकंड। चौथा आपका होता है जीएस थर्ड। पांचवा आपका होता है जीएस फोर। और छठा आपका होता है जिसके अंतर्गत आपका ऑप्शन विषय होता है, ऑप्शन होता है। इसके 2 पेपर करवाए जाते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट आपको एक ही चुनना है, जैसे कि आप ज्योग्राफी चुन सकते हो, इतिहास चुन सकते हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपने कोई सा भी सब्जेक्ट अपने ऑप्शन में चुना, जैसे कि ज्योग्राफी चुना, तो ज्योग्राफी का पेपर ही 2 पार्ट में होगा दोस्तों, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। दोनों एक ही विषय के जो आपका ऑप्शन होगा उससे संबंधित होगा। और जो कि अब ये सारे पेपर होते हैं दोस्तों 250 अंक के, 250 अंक के। और इन सभी की समय सीमा होती है जो 3 घंटे की होती है दोस्तों। 3 घंटे में आपको प्रत्येक पेपर सोल्व करना होता है। इनका सिलेबस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। 250 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। कट ऑफ कितनी जाती है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रीलिम्स की कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ, और जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उस हिंदी का, उसका सिलेबस देखते हैं। बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से हिंदी में आपके द्वारा अनुवाद करवाया जाएगा उसका। तो ये हुआ अपना हिंदी का सिलेबस। उसके बाद में हम चलते हैं आगे अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। इसका भी लगभग सेम ही होता है। बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, लघु निबंध आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो अपने मुख्य पेपर होते हैं दोस्तों उनकी तरफ चलते हैं अब हम। तो इसका जो पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट, तो इसको हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन और साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं उनसे संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। उसके बाद दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति और प्राणी जात में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ये हमने देखा जीएस फर्स्ट का सिलेबस, जो कि मैं आपको पीडीएफ रूप में अपने टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, इसका सेकंड पेपर देखते हैं जीएस सेकंड। तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना,
कार्य संचालन शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्ट, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिशेष आदि आपके सेकंड पेपर में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों सिलेबस बहुत लंबा है तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस को पढ़ना पड़ रहा है, और वैसे भी मैं आपको ये सारा सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल जो दृष्टि एम्पायर के नाम से है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और चैनल की लिंक दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी। उसके बाद में हम दोस्तों इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायिकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी, मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, भाषा में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान, ऊपरी और नीच के अपेक्षा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन का पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचनाएं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण, पर्यावरणीय प्रभाव, आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संरचना नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा और बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकने का उपाय, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका प्रबंधन, अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध,
और विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिशेष, ये अपने दोस्तों जो सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसका जो जीएस का फोर्थ पेपर है इसका सिलेबस भी हम देख लेते हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निराधारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों से नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने से में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है, अभिवर्ती, सारांश, कंटेंट, संरचना, वर्ती, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक, अभिवर्ती, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचार को तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मुख्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता और आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संबंधित संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, और उसके बाद में लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन, केस स्टडी। तो ये हमने देखो दोस्तों देखा सामान्य अध्ययन के चारों पेपरों का सिलेबस काफी लंबा है तो इसको अभी मैं समझा नहीं सकता। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको सारा सिलेबस बारीकी से मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अब संविधान की हम क्लास पॉलिटी की स्टार्ट करने वाले हैं तो हम पॉलिटी का जो भी सिलेबस है उसको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम सिलेबस को एक बार बारीकी से देख लेंगे पॉलिटी को, उसके बाद में हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सभी विषयों का सिलेबस में बारीकी से सभी विषयों की कक्षाओं के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी अभी सिलेबस बहुत लंबा है तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी खींचना पड़ा। इसके बाद में हमने देखे चारों पेपर, ठीक है, जीएस के चारों पेपर देख लिए। एक होता है दोस्तों इसमें 4 पेपर दिए हो गए, ठीक है, प्लस एक पेपर इसमें होता है निबंध। ये तो होते हैं जीएस के, ये होता है निबंध का दोस्तों। प्लस इसके 2 पेपर होते हैं दोस्तों जो ऑप्शन के होते हैं, ठीक है, जो भी आपका वैकल्पिक विषय होगा उसके पेपर होंगे दोनों। तो निबंध का भी सिलेबस दोस्तों क्या नाम है, इसमें कहीं से भी निबंध पूछा जा सकता है आपसे किसी भी विषय पर। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल सब्जेक्टों की लिस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें से आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनोगे जिसमें आप सबसे अच्छे हो उसका सिलेबस आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। इसमें लगभग 25 ऑप्शनल विषय शामिल किए जाते हैं जिसमें से मुख्य विषय इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ और हिंदी साहित्य हुआ, संस्कृत साहित्य हुआ, इंग्लिश साहित्य हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। तो ये महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बाकी इसमें ऑप्शनल सब्जेक्टों की लिस्ट लगभग 25 है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। हाँ, तो यहां तक देखा हमने कि यूपीएससी अपनी एग्जाम 3 चरणों में करवाती है। इसका प्रथम चरण
प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है, और द्वितीय चरण जिसका मुख्य परीक्षा कहलाता है, और तृतीय चरण इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। और उसके बाद में देखते हैं हम इसमें प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट हर साल फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 7 से 8 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बाकी नहीं देते। और इसके बाद में देखते हैं हम कि लगभग अगर आपके 100 अंक प्रीलिम्स में आ जाते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन अगर आपके सही सही चले जाते हैं, तो आपका मेंस के लिए सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए 200 में से 100 नंबर चाहिए होंगे। उसके बाद में आप मेंस परीक्षा में बैठोगे। तो मेंस में आप बैठते हो तो मेंस में टोटल 1750 नंबर के सारे पेपर होते हैं। इसमें कट ऑफ अनुसार अलग अलग जाती है, जो कि आप देख सकते हो पिछले सालों की, एक बार चेक कर लेना। 1750 नंबर का इसमें मेंस का होता है और 275 का इसमें इंटरव्यू होता है। इसमें प्रीलिम्स से इसमें 12 से 13 गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं। उसके बाद में 3 गुना के आसपास इंटरव्यू में लिए जाते हैं, और इंटरव्यू में 3 गुना लिए जाते हैं। उसमें से अगर 800 सीट है तो लगभग 2400 स्टूडेंट हर साल लिए जाते हैं, और उसमें से 800 का सिलेक्शन होता है, 1600 बाहर हो जाते हैं। तो ये देखा हमने यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी की बेसिक नॉलेज। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कि इस परीक्षा को देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है और अधिकतम आयु कितनी चाहिए होती है। तो इसकी न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है सभी वर्गों के लिए, और जो इसकी अधिकतम आयु है वो वर्ग के आधार पर है। मतलब जैसे कि जनरल के लिए इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 32 वर्ष है। ओबीसी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। उसके बाद में एससी के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु और 37 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है। उसके बाद में एसटी में देखें हम तो 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है और 37 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है। तो ये देखा हमने कि कम से कम आपको 21 साल का होना पड़ेगा जब जाते आप यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई सी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री यूपीएससी में मांगी जाती है। तो ये देखा हमने यूपीएससी के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक सिलेबस के बारे में चर्चा की हमने। यूपीएससी के लिए क्या आयु चाहिए होती है, सब कुछ हमने बारी बारी डिस्कस किया। तो इसके बाद में हम दोस्तों अपने अगले प्लान की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जिस दिन मेरे 1K हो जाएंगे, 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन से मैं आपकी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और 1K की फैमिली अपनी कंप्लीट करो। उसके बाद में मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस लेके आऊंगा। पॉलिटिकल साइंस आपको मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। और सारे नोट्स दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सभी दोस्त जल्दी जल्दी जाओ और डिस्क्रिप्शन चेक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां से नोट्स कलेक्ट कर लेना। आज के जो सिलेबस से संबंधित सारे नोट्स हैं और आज जितनी भी चर्चा की उससे संबंधित नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। बस आप सभी का प्यार बना रहे, और करते हैं साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन। जल्दी ही मैं आपकी पॉलिटी की क्लास की शुरुआत करूंगा, और अभी फिलहाल मैं इसी के साथ चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।